हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। फ्रेंड्स, टुडेस टॉपिक इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। आज न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, उसको समझेंगे और उससे जुड़े हुए फिर रेलवे में पूछे गए प्रश्न वो देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखेंगे, जिससे आगामी परीक्षाओं में आपको बहुत ही सहयोग मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट तो बहुत सरल है कि प्रत्येक क्रिया के लिए प्रतिक्रिया होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मगर यहाँ पर इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज करिए ये जो पर्सन है, दिस इज राजू, है ना। ये क्या किया, राजू है ये, ठीक है। तो जो राजू है वो दीवार को धक्का दे रहा है। तो राजू जिस फोर्स से दीवार को धक्का दे रहा है उस फोर्स को मैंने मान लिया F1। तो दिस इज F1। लेट अस सपोज वो F1 कितना लिया हमने, 100 न्यूटन। और मैं प्लस क्यों लगाया हूं, क्योंकि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप अगर एक डायरेक्शन को, चूंकि राजू इसको कैसे कर रहा है, राइट साइड धक्का दे रहा है ना, ठीक है। तो डायरेक्शन हम यहाँ पर शो कर लेते हैं। लेट अस सपोज जो राजू ने धक्का दिया दीवार को, उसका डायरेक्शन कैसे आप देख पा रहे हैं, किधर धक्का दे रहा है वो, राइट साइड। तो राइट साइड को डायरेक्शन को मैंने क्या ले लिया, प्लस। तो दाईं ओर अगर प्लस हो गया है तो जो डायरेक्शन लेफ्ट साइड होगी उसके विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन जो है, दैट विल बी माइनस। तो न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि राजू ने दीवार को फोर्स लगाया राइट साइड, कितना लगाया, 100 न्यूटन। तो उसी इंस्टेंट पर, उसी क्षण पर दीवार जो है वो राजू पर फोर्स लगाएगा और वो कितना होगा, 100 न्यूटन। लेकिन उसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट होगा। इसका मतलब ये है कि ये राइट साइड फोर्स लगाया तो दीवार राजू पर किधर फोर्स लगाएगा, लेफ्ट साइड। तो ये जो येलो वाला देख रहे हैं आप, दिस इज F2, ये F2 है। और ये जो कलर देख रहे हैं जो पर्पल है, दिस इज F1। तो समझ रहे हैं राजू किस तरफ लगाया, राइट साइड। और उसी इंस्टेंट पर, उसी क्षण पर दीवार जो है राजू पर फोर्स लगाएगा, वो लगाएगा लेफ्ट साइड। दोनों फोर्स, दोनों जो बल है उनका परिमाण समान होगा लेकिन दिशाएं विपरीत होगी। बोथ द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। और इसकी इतने सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम देखेंगे अभी, तो आपको पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है। चाहे वो चिड़ियों का उड़ना हो, हमारा तैरना हो, रॉकेट प्रणोदन हो, जब हम बंदूक, जैसे किसी ने देखा होगा, अगर आपने से किसी ने फायरिंग की होगी, तो जब बंदूक चलाते हैं तो बंदूक जो है, गोली जब आगे जाती है तो बंदूक का जो बॉडी है वो पीछे झटका देता है। क्यों देता है, सारे के सारे सिद्धांत हैं यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि रेलवे में अक्सर पूछे जाते हैं। और जो भी एग्जाम्स होते हैं हमारे इंडिया में, जो भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, जिसमें जनरल साइंस का सेक्शन है, उसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन दो फोर्सेस का, तो पहला स्टेटमेंट क्या है इसका, स्टेटमेंट ये है, व्हेन वन ऑब्जेक्ट exerts force on another object, then the another object instantly exerts force back to the first object. Both the forces are equal in magnitude. Both the forces are equal in magnitude and opposite in direction. Opposite in direction, है ना। जो हिंदी वाले उनके लिए भी लिख देता हूं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तब दूसरी वस्तु उसी क्षण जिसे हम कहते हैं तात्क्षणिक, पहली वस्तु पर बल लगाती है। दोनों बलों की परिमाण समान होती है, दोनों बलों की परिमाण समान होती है, परंतु दिशाएं विपरीत होती है, परंतु दिशाएं विपरीत होती है। ठीक है, तो ये भी आप देख लेंगे, जो हिंदी वाले हिंदी में समझ लेंगे। तो ये, अब इसमें कुछ फीचर्स हैं, कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो लोगों को रहते हैं, तो उनके बारे में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए बताइए, आप इसको स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम इसको एनालिसिस करते हैं दोनों फोर्सेस के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और क्या क्या पॉइंट्स हैं।
तो सबसे पहला पॉइंट कि दोनों फोर्सेस जो है F1 और F2, है ना, F1 क्या है, जो राजू ने दीवार को धक्का दिया, और F2 क्या है, जो दीवार ने उसी इंस्टेंट पर राजू पर फोर्स लगाया। ठीक है, अब जैसे यहां पर भी देखिए, अगर मैं इस हाथ से इस हाथ को मारा, सपोज करिए मैंने 200 न्यूटन फोर्स लगाया, तो इस हाथ ने लेफ्ट हैंड पर 200 लगाया, तो उसी इंस्टेंट पर लेफ्ट हैंड राइट सर कितना लगाएगा, 200 न्यूटन। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, जो इस पर फोर्स लगी उसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड, और जो इस पर फोर्स लगा उसका डायरेक्शन ऐसा राइट साइड। ठीक है, तो दोनों फोर्सेस के कुछ फीचर्स हैं, लिख लेते हैं। सबसे पहला चीज क्या होगा कि F एक्शन जिसे हम कह रहे हैं और F रिएक्शन, वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोस्तों यहां पर जो F1 है ना, जो राजू फोर्स लगा रहे हैं, उसको हम कहते हैं एक्शन, क्रिया, और जो दीवार राजू पर लगा रहे हैं उसे हम कहेंगे प्रतिक्रिया, दैट इज रिएक्शन। तो क्रिया और प्रतिक्रिया सुनने से कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पहले क्रिया हुआ फिर प्रतिक्रिया, मतलब पहले एक्शन फिर रिएक्शन, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही क्षण पर होता है, कोई पहले हो रहा है और बाद में हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये भ्रम और ये मिसकॉन्सेप्शन दिमाग से निकाल देंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑकर साइमल्टेनियसली। तो हिंदी वालों के लिए मैं कह दे रहा हूं कि जो क्रिया है और प्रतिक्रिया बल है, दोनों एक ही क्षण पर लगते हैं, है ना। ऐसा नहीं होगा कि पहले क्रिया हुआ फिर प्रतिक्रिया हुआ, सामान्य तौर पर सुनने से ऐसा प्रतीत होता है, मगर यहां पर दोनों बल हैं और दोनों बल एक ही क्षण पर लगेंगे। अच्छा, और दोनों बल की खास बात क्या है दोस्तों, कि देखिए एक्शन वाला जो फोर्स है F1 वो किस पर लग रहा है, दीवार पर। F2 वाला फोर्स है जो प्रतिक्रिया है, रिएक्शन, वो किस पर लग रहा है, राजू पर। मतलब दोनों फोर्सेस अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं, अलग अलग वस्तुओं पर दोनों बल लग रही हैं। तो दिखेंगे बोथ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, बोथ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस act on different objects, act on different objects। ठीक है, मतलब कि जो क्रिया और प्रतिक्रिया बल हैं वो दो भिन्न वस्तुओं पर लगती हैं। क्लियर। लास्ट पॉइंट कि इनकी दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं, है ना। एक्शन इज ऑपोजिट टू रिएक्शन। यहां एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं। आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं F1 का डायरेक्शन राइट साइड है, F2 का डायरेक्शन लेफ्ट साइड है। मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया की जो दिशाएं हैं वो विपरीत होती हैं तथा वो भिन्न वस्तुओं पर लगती हैं तथा उनका परिमाण समान होता है, इजंट इट। तो ये फीचर्स हैं, और जब कभी भी आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आता है वो इस स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के। तो देखें, सबसे पहले ये स्विमिंग वाला केस देख लीजिए। जब हम स्विम करते हैं, जैसे कि ये स्विम कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, जो स्विमर है वो इस पानी को पीछे की ओर फोर्स लगा रहा है। तो जब ये पानी को पीछे की ओर फोर्स लगाएगा तो पानी इस पर आगे की ओर फोर्स लगाएगा। तो जब ये आगे की ओर फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा, तैर के आगे चला जाएगा। ऐसी पक्षियों के साथ भी होता है। वो क्या करते हैं कि वो हवा को नीचे की ओर धक्का दिया उन्होंने, तो हवा रिटर्न में क्या करता है, उनको ऊपर की ओर धक्का देता है। तो यहां पर भी वैसे ही है। तो इसने जो पानी पर फोर्स लगाया वो क्या हो गया, एक्शन, मतलब कि क्रिया। ये क्या हो गया, एक्शन मतलब क्रिया। और जो पानी इस पर फोर्स लगाएगा वो क्या हो गया, रिएक्शन, मतलब कि प्रतिक्रिया, है ना। तो ये यहां पर न्यूटन्स थर्ड लॉ देखने को मिल रहा है। चलिए यहां पर आइए। अब जैसे सपोज करिए ये कोई है, यहां पर देखिए ये नाव है। जब ये नाव से कूद करके किनारे पर आएगा ये व्यक्ति जो है, तो ये क्या करेगा, इस नाव को इसने पीछे की तरफ फोर्स लगाया, उसको मान लिया मैंने F1। तो ये नाव को पीछे की तरफ फोर्स लगाया, तो रिटर्न में नाव इस पर आगे की ओर फोर्स लगाएगा, जिसको हम क्या लेते हैं, F2, जिससे कि ये व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ जाएगा। इवन जब हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं, जमीन को पीछे की ओर धक्का देते हैं, तो जमीन हमको आगे की ओर धक्का देता है, तो इसलिए हम आगे बढ़ पाते हैं। तो ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर। यहां पर देखें, जब एक बॉक्सर दूसरे को गाल पर मारता है, तो ये जो है ना, ये पंच जो गाल पर लगा वो हो गया एक्शन। तो गाल जो है इस पर फोर्स लगाएगा वो क्या होगा, रिएक्शन। अगर इसने इस पर 500 न्यूटन फोर्स लगाया तो गाल भी इस पर कितना लगाएगा, 500 न्यूटन। दिस इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज सेकंड ऑब्जेक्ट, इंस्टेंट होगा। फिर आप बोलेंगे सर टूट तो लेकिन ये जाता है, इसको कुछ नहीं होता, ये सॉलिड है ना, ये उतना फोर्स झेल सकता है, ये नहीं झेल पाता। समझ रहे हैं। तो फिस्ट एक्सर्ट फोर्स ऑन द जॉ। तो
तो इन रिटर्न जॉ एक्सर्ट फोर्स ऑन द फिस्ट इंस्टेंटली, उसी इंस्टेंट पर होगा। ठीक है, यहां पर जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि जो गन है, दिस इज नोन एज, दिस इज बुलेट, है ना, मतलब ये गोली हो गई और ये पूरा गन हो गया, इसका गन का बॉडी हो गया। तो बच्चों क्या होता है, दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही देखिए गोली पर फोर्स किधर लग रहा है, राइट साइड। लेट अस सपोज उसको हमने क्या ले लिया, F1। तो ये जो फोर्स है किस पर लगा, बंदूक ने गोली पर लगाया फोर्स राइट साइड। तो इन रिटर्न ये गोली बंदूक पर फोर्स किधर लगाएगा, लेफ्ट साइड। इसलिए जब कभी भी अगर हम गन चलाते हैं तो टाइट पकड़ना पड़ता है, अदरवाइज जब गोली सामने निकलेगी, आपने ट्रिगर प्रेस किया, गोली आगे गई, तो गोली जो है गन पर पीछे की ओर फोर्स लगाएगी, तो गन को पीछे की ओर झटका लगता है, जिसे हम कहते हैं प्रतिक्षेपण वेग, जो कि आगे हम निकालेंगे। तो कोई भी चीज, अच्छा यहां पर भी देखिए, ये देखिए बड़ा प्रैक्टिकल है। ये जो इसके ऊपर जैसे ये ट्रॉली होती है ना, नीचे चक्के लगे हुए हैं, तो इसके ऊपर ये दो लोग खड़े हैं, है ना। लेट अस सपोज दिस इज राजू, ठीक है, एंड दिस इज अंजलि। और ये जो है दिस इज वेट, मतलब वेट मतलब क्या है, कोई भी भार है, रेती का बोरा है मान लीजिए, ठीक है। तो और ये लेट अस सपोज ये 25 किलो या 10 किलो का है ना। ये क्या कर रहा है, इस बोरे को फेंक करके अंजलि को दे रहा है। तो जिस इंस्टेंट पर, ध्यान से, जिस इंस्टेंट पर ये बोरी को फेंकेगा, तो इसने बोरी पर फोर्स लगाया, किधर लगाया, लेफ्ट साइड, है ना। ध्यान से, इसने बोरी पर फोर्स किधर लगाया दोस्तों, लेफ्ट साइड। तो मान लिया मैंने F1, क्या है F1, ये जो राजू है इस बोरी को फेंक रहा है अंजलि की ओर, तो वो फोर्स लगा रहा है बोरी पर, कितना लगाया, लेट अस सपोज F1। तो उसी इंस्टेंट पर जो बोरी है वो राजू पर कितना फोर्स लगाएगा, F2, लेकिन उसका डायरेक्शन कैसा होगा, राइट साइड। अच्छा, दोनों फोर्सेस की खास बात क्या होगी, अगर ये इस पर 200 न्यूटन लगाया बोरी पर, तो बोरी इस पर कितना लगाएगा, 200 न्यूटन, और डायरेक्शन दोनों का ऑपोजिट होगा। ठीक है, बोरी पर फोर्स लगा लेफ्ट साइड, राजू पर फोर्स लगेगा राइट साइड। अब राजू पर फोर्स लगा इस तरफ, है ना, यहां राइट साइड, तो राजू क्या होगा, अब चूंकि नीचे चक्के लगे हुए हैं, तो राजू क्या होगा, पीछे खसक जाएगा, है ना, चूंकि इस पर चक्के लगे हुए हैं तो ढुलक जाएगा पीछे की ओर। तो आप हमेशा इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप किसी चक्के के ऊपर, ट्रॉली के ऊपर खड़े होकर अगर किसी हैवी चीज को आगे फेंकेंगे, तो रिएक्शन के कारण क्या होगा, उस चक्कों के कारण आप थोड़ा पीछे खसक जाएंगे, है ना। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के तमाम एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब देखिए रेलवे में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको टॉपिक्स के साथ ही करते चलते हैं कि बीच ऑफ द, स्क्रीन को पॉज कर लें, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लें, हिंदी वाले हिंदी में देख लें, और उसके बाद फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनेंगे आप, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के तृतीय नियम के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, वो आपको बताना है यहाँ पर। हाँ जी, तो देखें, बल एक ही वस्तु पर लगता है, द फोर्स इज अप्लाइड टू द सेम बॉडी, नहीं ऐसा तो नहीं है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लगता था, एक्शन और रिएक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर क्या, द फोर्स अप्लाइड ऑन द सेम बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसा भी नहीं है, जो दो फोर्सेस लग रहे थे वो एक ही बॉडी पर लग रहे थे क्या, नहीं, अलग अलग बॉडीज पर लग रहे थे, तो ये भी गलत। द फोर्स इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये जो है ये सही है कि भाई जो फोर्सेस लग रहे थे ना, मतलब कि जो बल लग रहे थे, तो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशा में लग रहे थे, और यही तो हम देखते आ रहे हैं। स्विमिंग वाले में भी उसने पानी को पीछे धक्का दिया, तो पानी पर फोर्स लगा, पानी फिर रिटर्न उस पर फोर्स लगाया स्विमर के ऊपर, तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स लग रहे हैं, डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी, ग्रुप डी का क्वेश्चन। नेक्स्ट, स्क्रीन को पॉज कर ले, है ना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लें, हिंदी वाले हिंदी में। Which of the following Newton's laws of motion provides an explanation for why ball thrown on the ball collides and returns? निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह विवरण देता है कि गेंद दीवार से टकराने के बाद वापस क्यों आती है। दोस्तों क्या है, जैसे कि अगर हम गेंद को फेंके दीवार की ओर, तो गेंद ने दीवार से टकराया, तो गेंद दीवार पर कुछ फोर्स लगाया, भाई बॉल जो है वॉल पर कुछ फोर्स लगाया, तो उसी क्षण, उसी इंस्टेंट पर न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो दीवार है वो बॉल पर फोर्स लगाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर बॉल ऐसे गई थी तो इसने फोर्स लगाया उस तरफ राइट साइड, तो जो दीवार है वो बॉल पर फोर्स लगाएगा लेफ्ट साइड, और चूंकि बॉल पर फोर्स लेफ्ट साइड लगा, इसलिए वो टकरा करके वापस आ जाती है ना। जैसे हम बॉल को जमीन में टकराए, बास्केटबॉल को हमने किया, तो हमने उसको नीचे फेंका, तो बास्केटबॉल क्या हुआ, फ्लोर पर फोर्स लगाया नीचे की ओर, तो जो जमीन है, फ्लोर है, वो बास्केटबॉल को फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर, तो टकरा के बॉल क्या होगा, ऊपर आएगा। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ही तो है जो इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो गति का तृतीय नियम,
दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। नेक्स्ट, a man is standing in a boat in still water, if he tries to walk towards the shore the boat will। मतलब कि क्या है कि देखिए, ये जो व्यक्ति है कहां पर खड़ा हुआ है, नाव पर खड़ा हुआ है, अब वो किनारे जाना चाहता है, ये शोर, शोर मतलब ये किनारा हो गया, ठीक है। तो क्या होगा जब वो जाएगा, अब उसको आगे जाना है ना। तो जैसे कि हम चलते हैं, मैंने बताया ना, जब हम चलते हैं तो हम जमीन पर पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं, तो जमीन हम पर आगे की ओर फोर्स लगाता है, तो हम आगे बढ़ पाते हैं। तो उसी प्रकार से क्या होगा, यहाँ पर ये नाव है, ये पानी, दिस इज पानी, पानी के ऊपर नाव है और ये बंदा जो है नाव से किनारे की ओर आना चाहता है। तो इसको जब आगे जाना है तो इस पर फोर्स आगे लगना चाहिए, तो ये क्या करेगा, नाव को पीछे की ओर धक्का देगा। तो जब ये नाव को पीछे की ओर धक्का देगा तो इन रिटर्न नाव इसको आगे की ओर धक्का देगा, है ना। तो अच्छे से देख लें, ये जो डायरेक्शन है कौन सा फोर्स का है, ये जो बंदा नाव पर फोर्स लगाया, लेट अस सपोज दिस इज F1, तो ये यहां पर क्या हो गया, एक्शन, जिसको हमने क्या कहा, क्रिया, ठीक है। तो इसने नाव पर राइट साइड फोर्स लगाया, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये जो नाव है इस पर फोर्स लगाएगा लेफ्ट साइड, तो इस पर फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड, तो ये जो डायरेक्शन देख रहे हैं ये क्या है आपका, दिस इज F2, जिसे हम क्या कहेंगे, रिएक्शन। रिएक्शन मतलब क्या है, ये है प्रतिक्रिया। तो अगर ये इस पर 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा है तो नाव भी इस पर बंदे पर कितना लगाएगा, 100 न्यूटन, और जब इस पर लगेगा 100 न्यूटन फोर्स तो ये क्या होगा, आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये तो आगे बढ़ जाएगा नो डाउट, मगर नाव पर भी तो फोर्स लगा ना, F1। अब हम जमीन पर यही फोर्स लगाते हैं तो जमीन नहीं खींच सकती, जमीन तो बहुत बड़ी है, पृथ्वी है। लेकिन ये जो है चूंकि ये पानी के ऊपर है तो नाव को रोकने के लिए कोई नहीं है, इसलिए नाव क्या होगा, यहां से थोड़ा सा पीछे खसक जाएगा, मतलब राइट साइड खसकेगा। इसलिए आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी आप नाव से किनारे पर जाएंगे तो जब आप उसको नाव से किनारे पर जाते हैं तो नाव में हलचल आता है, क्योंकि आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो नाव को जो है वो पीछे की ओर ढकेलेगा। लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको नाव को पीछे ढकेलना ही पड़ेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप जब नाव को पीछे ढकेलेंगे तो नाव जो है वो आपको आगे ढकेलेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखते हैं, द बोट विल, हमको नाव के बारे में बताना है क्या है। तो ये बंदा जब आगे बढ़ेगा तो नाव कैसे जाएगी, किनारे से दूर जाएगी, मतलब पीछे जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, मूव अवे फ्रॉम द शोर, और ये किस लिए हो रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल एक्सप्लेन्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक और बेहतरीन एग्जाम्पल है, दैट इज रॉकेट प्रपल्सन, रॉकेट प्रणोदन। यहां पर क्या होता है, ये जो आप देख पा रहे हैं यहां पर, एक्चुअली दीज आर द गैस, मतलब जो फ्यूल है ना, ईंधन है जो रॉकेट का, वो ईंधन क्या हो रहा है, यहां से गर्म, आपको पता है वो ईंधन बर्न होता है, फिर वो जैसे गाड़ी में साइलेंसर से धुआं निकलता है, वैसे यहां पर भी पेट्रोल क्या है, बर्न हो रहा है, एक्सप्लोजन, विस्फोट होता है, और यहां से बहुत ही हाई वेलोसिटी से, अति तीव्र वेग से यहां से जो गैस है वो नीचे की ओर आ रहे हैं। तो होता क्या है, इस प्रकार से रॉकेट ने गैस पर फोर्स लगाया नीचे, तो ये क्या हो गया, एक्शन। रॉकेट ने गैस पर फोर्स लगाया नीचे, ये हो गया क्रिया। तो इन रिटर्न जो गैस है वो रॉकेट पर फोर्स लगाएगा ऊपर, और ये क्या हो गया, रिएक्शन, जो कि क्या है, प्रतिक्रिया, है ना। तो रॉकेट ने गैस पर लगाया नीचे, तो गैस ने रॉकेट पर किधर लगाया, ऊपर। तो एक्शन और रिएक्शन इस तरीके से काम करता है दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर। तो ऑप्शन नंबर पहला ही होगा, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए, रॉकेट प्रणोदन, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को डिस्कशन में ले लेते हैं। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि ऑन द सडन मूव ऑफ द बस द पैसेंजर्स गेट जर्क्ड बैकवर्ड्स, बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। तो ये आपको ध्यान में होगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जब हम इनर्शिया पढ़ रहे थे, जड़त्व का सिद्धांत, ये उस पर बेस्ड है। क्योंकि जब बस अचानक से जाती है तो इनर्शिया, जड़त्व के कारण क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो पहले किस में था, बस चालू होने से पहले रेस्ट में था। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि उसकी प्रवृत्ति, टेंडेंसी कैसे रहेगी, रेस्ट में बने रहने की रहेगी। अब जैसे ही बस आगे चली तो नीचे का हिस्सा चूंकि सीट के कांटेक्ट में है, बस के कांटेक्ट में है, तो वो आगे बढ़ जाता है, और ऊपर का हिस्सा जो है वो वहीं का वहीं रहता है। तो नीचे का हिस्सा आगे गया, ऊपर का हिस्सा वहीं रहता है, तो हमें पीछे की ओर
झटका लगता है। तो ये वैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वाले का है। अब वो जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में स्टडी किया है, यानी मैंने क्लासेस में आपको बताया है। आप आरआरबी जनरल साइंस के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको अवेलेबल है वो चीज, ठीक है। तो ये तो हो गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये फर्स्ट लॉ पर बेस्ड है ना। गति का जो प्रथम नियम है वो आएगा यहाँ पर, है ना, पहला नियम। फिर व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग द साइकिल स्टार्ट्स टू स्लो डाउन, हम पैडल मारना बंद कर देते हैं तो साइकिल रुक जाता है कुछ समय के बाद। तो दोस्तों ये तो क्या है कि जड़ उसका घर्षण जो है ना, फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, चलते जा रहे हैं लेकिन रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन क्या करता है, उसके गति का विरोध करता है, इसलिए वो एक क्षण के बाद जाकर के रुक जाता है। तो ये जो कारण आएगा यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज फ्रिक्शन, है ना, मतलब कि यहाँ पर जो आएगा ये घर्षण के कारण हो रहा है, इसमें न्यूटन का नियम नहीं है। फिर व्हाइल कैचिंग ए फास्ट अप्रोचिंग, ये भी हमने देखा है कि क्रिकेटर क्या करता है, हाथ को नीचे करता है, तो ये है न्यूटन सेकंड लॉ। टाइम बढ़ाने से क्या होता है, उसको यहाँ पर हाथ में जो फोर्स लगता है वो कम लगता है, ठीक है। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ पर है। तो ये जो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का जो लेक्चर है, फिर से आरआरबी जनरल साइंस के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ की सारे एग्जांपल्स हम वहां पर कवर कर चुके हैं। आज बेसिकली फोकस हमारा किस पर है, थर्ड लॉ पर, इसलिए मैंने थर्ड लॉ को आपको डिटेल में बताया और ये बाकी ऑप्शंस को मैंने बस आपको एक हिंट कर दिया कि उस पर बेस्ड है। नाउ द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, व्हिच न्यूटन्स लॉ गिव्स आइडिया अबाउट दिस स्टेटमेंट, दो वस्तुओं पर लगने वाला बल हमेशा समान और विपरीत होता है, यह कथन किस नियम का है। यही कथन तो है न्यूटन थर्ड लॉ का कि एक ने दूसरे पर लगाया तो दूसरा भी पहले पर लगाएगा, जिसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है मगर दिशा ऑपोजिट, है ना, डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। तो ये गति का तृतीय नियम। तो आप देख रहे हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसमें थ्योरी है ना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं इसमें। नाउ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कहता है कि आपके पास अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, वियुक्त निकाय, तो पहले तो ये समझेंगे कि ये किस सिस्टम के लिए काम करता है। ये काम करता है दोस्तों आइसोलेटेड सिस्टम, है ना, आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए आजकल क्वेश्चंस अच्छे आने लगे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है और साथ साथ में क्वेश्चंस भी करने जरूरी है, जिस पैटर्न और जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए काम करता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत, और इसे रेखीय संवेग कहते हैं क्योंकि वो घूर्णन गति वाले में जो आता है वो घूर्णी संवेग हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए आइसोलेटेड सिस्टम वियुक्त निकाय के लिए है। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है उसको समझ लेते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम हम उसे कहते हैं, सपोज करें कि आपके पास दो वस्तुएं, ये वस्तु नंबर पहला, है ना, और ये है ऑब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है। तो नाउ दिस इज ऑब्जेक्ट 1, इसका द्रव्यमान लिया m1 और इसका द्रव्यमान लिया m2। ये जा रहा है यहाँ पर u1 वेग से और ये जा रहा है यहाँ पर u2, मतलब इसका वेलोसिटी है u1 और इसका वेलोसिटी कितना है u2। तो दोस्तों क्या होता है कि ये जो हमने बनाया, ये मैंने बनाया फिगर बिफोर कोलिजन, मतलब संघट के पूर्व। संघट को और क्या कहते हैं, टक्कर, है ना। तो ये अभी टकराए नहीं है, ये जा रहे हैं, u1 है और u2 है। मान लिया मैंने u1 जो है वो u2 से बड़ा है, तभी तो टकराएगा, ठीक है। तो ये कब का कंडीशन हो गया, टकराने के पहले का। अब एक फिगर और बनाते हैं यहां पर, और टकराने के बाद का इनका क्या स्थिति है वो बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये लिया और ये लिया। अब जब ये टकरा गए तो जाहिर सी बात है, जब ये टकराएंगे तो अब इन दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा, है ना। तो मैंने मान लिया कि ये वाले का जो वेलोसिटी हो गया टकराने के बाद ये हो गया v1, इसका वेलोसिटी कितना हो गया v2, ठीक है। और ये जो फिगर है कब का है, आफ्टर कोलिजन, है ना, संघट के पश्चात, संघट के पश्चात। तो आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं, ये ट्रक है, ये कार है, ट्रक ने कार को क्या किया, धक्का दिया, तो ट्रक के वेलोसिटी में कुछ कमी आएगी और कार के वेलोसिटी में कुछ बढ़ोतरी होगी। तो ये v1 है और ये क्या है, v2 है, ये मास m1 और ये मास m2। अब अगर समझें इस चीज को तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहां पर ये जो है ये एक सिस्टम बना रहा है ना, सिस्टम
तो हम मान सकते हैं कि एक सिस्टम है, सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना। टक्कर के दौरान भी क्या हो रहा है, जब कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन हो रहा है, तब भी क्या हो रहा है दोस्तों कि M1 M2 पर फोर्स लगाएगा जब टक्कर होंगे, और उसी इंस्टेंट पर न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग M2 जो है वो M1 पर फोर्स लगाएगा। तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन बाहर से कोई तीसरा चीज नहीं है जो इन पर फोर्स लगा रहा है। तो ऐसे ही सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या होता है, बाह्य बल जो F एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, जीरो। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं कि दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम में देखिए, अब आप बोलेंगे सर फोर्स तो लग रहा है ना M2 और M1 में, डेफिनेटली लग रहा है, लेकिन M2 पर जो फोर्स लग रहा है वो टक्कर के दौरान M1 लगाएगा, और उसी इंस्टेंट पर जो M1 पर फोर्स लगाएगा वो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग M2 लगाएगा M1 पर, ठीक है। बट बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो ऐसे निकाय के लिए क्या होता है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अब इसको देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे कि संघट के पहले जो भी संवेग होगा पूरे निकाय का वो बराबर होगा संघट के पश्चात के संवेग का, ठीक है। ये होता है संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। मतलब इस टक्कर के दौरान एक चीज जो है वो संरक्षित रहेगी, वो टक्कर के पहले भी उतनी ही थी और टक्कर के बाद भी उतनी ही रहेगी, और वो है संवेग। जो मोमेंटम है पूरे सिस्टम का वो कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद एग्जैक्टली सेम रहेगा, और यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बट कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, ये बहुत ध्यान से रखेंगे। कंडीशन ये है कि सिस्टम में बाहर से कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। इसके भी हम ढेर सारे एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे अभी न्यूटन थर्ड लॉ के हमने देखे हैं 10-12 एग्जांपल्स, इसको भी देखेंगे ताकि पिक्चर आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए, अगर मैं बिफोर कोलिजन का मोमेंटम लिखता हूं यहां पर इस सिस्टम का, है ना, तो क्या होगा, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर सिस्टम की पूरा बात करें हम, मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन कितना होगा, देखिए मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, तो ये निकल करके आएगा, लेट अस सपोज इसको मैं P1 ले लेता हूं अगर, तो कितना निकल करके आएगा, देखिए। तो सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम को जोड़ना पड़ेगा। दो वस्तुएं हैं ना, तो दोनों के संवेग को जोड़ना पड़ेगा। तो पहले वस्तु का संवेग कैसे निकालते हैं, उस वस्तु का द्रव्यमान गुणा उसका वेग, तो क्या आएगा m1 u1, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट की मास इनटू दूसरे का वेलोसिटी, और ये प्लस क्या होगा m2 u2। अच्छा, और एक चीज, यहां पर दोनों को प्लस लिया है क्योंकि दोनों वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट साइड है। अगर इनमें से एक का डायरेक्शन लेफ्ट हो जाता तो हम, आपको पता है वेलोसिटी वेक्टर है ना, ठीक है, तो राइट साइड को प्लस लेंगे तो लेफ्ट साइड को क्या लेते, माइनस लेते, तो यहां पर भी वो माइनस हो जाता, ठीक ना। इसी प्रकार से मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन क्या होगा, मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन ये क्या होगा, इसको P2 लिए तो m1 v1 प्लस m2 v2। तो इस संवेग के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व्ड है ना, कंजर्व्ड मतलब क्या है, वो चीज कांस्टेंट है, नहीं बदल रही है। फिर क्या हो जाएगा, दिस इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। दिस इज u1 u2 v1 v2, ठीक है। तो ऐसे बहुत पेशेंस से कॉन्सेप्ट लेते हुए भी पढ़ना है आपको, उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स लगाइए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में जाएंगे तो आजकल क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया है, चाहे वो रेलवे हो की कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, जेई हो, ग्रुप डी हो, या आपके एसएससी वगैरह के या स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हो। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट लेना है अच्छे से, और उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या उस जगह पर लग सकता है जहां पर बाह्य बल है, माने एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, नहीं लग सकता। एक कंडीशन है इसका दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कब काम करेगा, जब एफ एक्सटर्नल 0 रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी और आएगा। अब देखें, ये जो केस है ना, दिस इज द केस ऑफ एक्सप्लोजन,
एक्सप्लोजन, मतलब विस्फोट हो गया। या जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं ना, एक न्यूक्लियस जो है वो दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। नाभिकीय जो क्रियाएं होती हैं, तो एक नाभिक जो है वो टूट करके दो नाभिकियों में उनका परिवर्तन या रूपांतरण हो जाता है। तो मैंने मान लिया, देखिएगा यहां पर एक्सप्लोजन हो रहा है, और एक्सप्लोजन कैसे हो रहा है कि ये जो एक बड़ा सा स्फेरिकल बॉल है और वो या बॉम्ब है, समझ जाइए, विस्फोटक है, उसका विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, तो दो हिस्सों में बढ़ गया। हालांकि वो बहुत हिस्सों में बटेगा, अभी हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं कि दो हिस्सों में बढ़ गया। क्लियर है? तो ये देखें, ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, दिस इज एक्चुअली डायग्राम ऑफ बिफोर एक्सप्लोजन। ये डायग्राम है बिफोर एक्सप्लोजन, विस्फोट के पहले। ठीक है, तो पूरे का मास हम कितना ले लेते हैं? ये जो पूरा दिख रहा है आपको, सपोज करिए बॉम्ब है पूरा, है ना, मास, उसका द्रव्यमान कितना लिया हमने? m ले लिया। ठीक, कितना ले लिया? m ले लिया। अब ये जो मास है कब का है? पूरे का है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? विस्फोट के बाद, आफ्टर एक्सप्लोजन, आफ्टर एक्सप्लोजन, विस्फोट के पश्चात, तो दोस्तों क्या हुआ कि ये दो भाग में बढ़ गया। तो ये पहला भाग है, इसका मास मैंने लिया m1 और दूसरे का मास क्या लिया? m2। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दिस इज m1 एंड दिस इज m2। अब जब एक्सप्लोजन हो रहा है ना, विस्फोट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों में कुछ वेलोसिटीज आएंगी। ठीक है भाई, अब ये दो भाग में अगर फूट रहा है, विस्फोट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों अब क्या होगा? फेंकाएगा ना, मतलब उनमें कुछ वेग आएगा। तो विस्फोट के पहले ये पूरा का पूरा इसका वेग अगर आप देखेंगे तो ये कैसे था? शून्य। तो विस्फोट के पहले, बिफोर एक्सप्लोजन, ये रेस्ट में था। कैसे था बच्चों? रेस्ट में था। और जैसे ही एक्सप्लोजन हो जाएगा, अब ये दोनों पार्ट्स क्या हैं? ये फ्रैगमेंट्स, जिसे हम कहेंगे जो दो टुकड़े हैं इसके, वो दोनों किसी ना किसी वेग से फेंकाएंगे। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि क्या यहां पर पहला चीज कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग सकता है क्या? जो भी संरक्षण का सिद्धांत पड़ा संवेग के, क्या वो लग सकता है क्या? तो चलिए दोस्तों देखते हैं ना, वन बाय वन, और बड़े पेशेंस से समझेंगे। यहां पर एक चीज आप समझेंगे कि जो एक्सप्लोजन हो रहा है, विस्फोट हो रहा है, वो किसी बाह्य बल के लगने के कारण हो रहा है क्या? ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक्सप्लोजन हैपन्स ओनली बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर जो अणु परमाणु है, वहां पर रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो रही है ना, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसके कारण एक्सप्लोजन हो रहा है। बाह्य बल यहां पर कैसा है? शून्य है। तो यहां पर बाह्य बल, जिसे हम कहते हैं एफ एक्सटर्नल, जीरो। और चूंकि ये जीरो है, इसलिए देयरफॉर वी कैन अप्लाई संवेग के संरक्षण का सिद्धांत, है ना। इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे? संवेग के संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे और हम इसे लिखेंगे कि P1 इज इक्वल टू P2, जहां पर P1 क्या होगा? विस्फोट के पहले का संवेग, विस्फोट के पूर्व संवेग। ठीक है, और P2 क्या होगा? विस्फोट के पश्चात संवेग, विस्फोट के पश्चात का संवेग। What is P1? That is momentum before explosion. What is P2? Momentum after explosion. और दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसलिए लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, रेखीय संवेग में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन ये जो रेखीय संवेग की बात हो रही है, ये कौन सा रेखीय संवेग है? इस किसी टुकड़े का है कि निकाय का है? तो ये रेखीय संवेग है दोस्तों, पूरे निकाय का। और यहाँ पर निकाय क्या है? ये जो आप बॉम्ब देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा मिल करके क्या बना रहा है? दिस इज एक्चुअली वियुक्त निकाय, है ना, आइसोलेटेड सिस्टम। अब यहां पर क्या हो रहा है? ये सिस्टम में जो दो दिख रहे हैं आपको, ये दो, ये क्या कहलाएंगे? फ्रैगमेंट्स। ये तो है तो आखिर सिस्टम का हिस्सा, तो फ्रैगमेंट्स मतलब क्या हो गया? जो इसके टुकड़े आ रहे हैं वो है, इसी का भाग है। टुकड़ा मतलब उसी निकाय का भाग। ठीक है, तो दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अब बड़े आराम से देखिए, बड़े आराम से देखिए, ये फिगर आपके सामने है, मैं P1 निकालने जा रहा हूं, है ना। तो दिस इज P1, दिस इज P1। तो दोस्तों P1 क्या है?
क्या लिखा P1 को हमने, ये मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन है, ये विस्फोट के पूर्व संवेग। तो बिफोर एक्सप्लोजन ये किस में था, रेस्ट में था, विराम अवस्था। तो इसका मास कुछ भी लो, कुछ भी मास ले लीजिए, चलिए m ले लीजिए, लेकिन मोमेंटम के लिए हम उस मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका वेलोसिटी तो कुछ है ही नहीं, तो v क्या हो गया यहां से 0। इसीलिए जब आप यहां पर मास इंटू वेलोसिटी करोगे तो वेलोसिटी की जगह पर क्या आएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 0। तो P1 तो निकल करके आ गया 0। अब लगाते हैं P2। तो देखिए P2 जो है, मतलब ये जो है संवेग विस्फोट के पश्चात, मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। तो भाई दो पार्ट्स है हमारे पास, नहीं है ना। तो मैंने मान लिया ये जो बड़ा वाला भाग दिख रहा है इसका मास लिया m1, और जो छोटा वाला भाग है, छोटा वाला फ्रेगमेंट जो है, उसका मास लिया m2। ठीक है, और एक चीज मान लेते हैं कि जो m1 का वेलोसिटी है वो v1 है, मतलब टक्कर के विस्फोट के बाद, एक्सप्लोजन के बाद ये जो बड़ा भाग है वो v1 वेग से फेंका गया, और जो छोटा भाग है, जो छोटा वाला फ्रेगमेंट है, वो v2 वेलोसिटी से फेंका गया। तो नेट मोमेंटम क्या होगा, m1 कितने से फ्लाई हो गया, उड़ गया, दैट इज v1 वेलोसिटी से। m2 कितने से हो गया, हमने उसको मान लिया v2 से, मतलब m1 वाला v1 वेलोसिटी से फेंका गया एक्सप्लोजन के बाद, m2 वाला v2 वेलोसिटी से फेंका गया। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, अभी जो सीखा हमने उस अनुसार, ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार P2 इज इक्वल टू P1 ऐसा होना चाहिए। तो मैंने इसको लिखा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0। देखिए P1 0 था क्योंकि एक्सप्लोजन के पहले वो रेस्ट में था, तो यहां से एक बहुत स्पेशल लाइन मिलेगा दोस्तों हमको कि m2 v2 क्या हो जाएगा, m2 v2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1 v1, एंड फाइनली वी गेट दिस v2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1 बाई m2 इंटू v1। अब मैं जो लिखने जा रहा हूं यहां पर उसको प्लीज आप ध्यान से समझिएगा। ये जो माइनस साइन है ये क्या दर्शा रहा है, तो समझेंगे m1 m2 तो अदिश राशि है, स्केलर है, उनको माइनस से कोई लेना देना नहीं है। बट v1 कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी मतलब वेग मतलब सदिश राशि, तो v2 भी वेक्टर, v1 भी वेक्टर। यहां पर माइनस आया है, इसका मतलब यह है कि जो डायरेक्शन v1 का होगा v2 का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगा। आर यू गेटिंग? अगर v1 जो है दाईं ओर है, राइट साइड है, तो v2 क्या होगा, लेफ्ट साइड। इसका मतलब साफ है कि अगर जैसे कि हमने v1 किसका वेलोसिटी लिया था, ये m1 वाले टुकड़े का वेलोसिटी लिया था ना, देखिए v1 किसका लिया था हमने, ये वाले का, m1 वेलोसिटी का। तो v1 और v2 का डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट। इसका मतलब अगर m1 लेफ्ट साइड फेंकाएगा तो m2 राइट साइड फेंकाएगा। ये है, देखो कितना प्यारा सा प्रिंसिपल है ना। हम पता लगा रहे, तो ऐसे ही जब जैसे कहीं प्लेन जा रही है और वो प्लेन क्या हो गई, उसका विस्फोट हो गया, तो हम अगर ये पाते हैं कि अगर कुछ पार्ट्स अगर उस तरफ हैं तो मोमेंटम के हिसाब से क्या होना चाहिए, उसके कुछ पार्ट्स राइट साइड होने चाहिए। ठीक है, और पूरे डायमेंशन में अगर कुछ पार्ट्स उधर गए हैं तो कुछ पार्ट्स पीछे गिरेंगे। तो जब कभी भी एक्सप्लोजन होता है, अगर वो दो पार्ट में हो रहा है, मतलब एक्सप्लोजन के बाद वो दो टुकड़े हो रहे हैं उसके, तो अगर एक पार्ट लेफ्ट साइड गया तो दूसरा पार्ट राइट साइड जाएगा, क्योंकि दोनों वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे आया है, ऑपोजिट आया। अगर एक पार्ट ऊपर गया है तो दूसरा पार्ट नीचे जाएगा। ठीक है, देखिए कितना प्यारा सा प्रिंसिपल है। तो यहां पर नेगेटिव साइन शोज दैट हियर, very important line here, negative sign shows that direction of velocities of fragments are opposite to each other, मतलब ये जो भाग हैं, जो दो टुकड़े हैं, उनकी वेग की दिशाएं विपरीत होंगी, ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शा रहा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां पर देखिए रॉकेट प्रपल्सन का बात करते हैं, फिर से वही चीज। तो रॉकेट प्रपल्सन में
तो इसको देखिए, पहले समझिए इसको। ये पूरा का पूरा रॉकेट कैसा है, इसको हम मान सकते हैं कैसा, दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम, अगेन वियुक्त निकाय। इसे क्या कह रहे थे हम, दिस इज वियुक्त निकाय। क्यों वियुक्त निकाय, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा हमने ले लिया, ठीक है। तो इसका संवेग कैसा रहेगा, संरक्षित रहेगा, ठीक। अब देखिए हो क्या रहा है, इस पूरे का मास, अब देखिए बिफोर लॉन्चिंग, है ना, बिफोर लॉन्चिंग, तो पहले इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। दिस इज रॉकेट प्रपल्सन, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, रॉकेट प्रणोदन, रॉकेट प्रणोदन। तो दोस्तों क्या हो रहा है, देखिए आपने अगर कहीं देखा होगा कि जब कभी भी इसरो रॉकेट लॉन्च करते हैं तो उसका जो लाइव टेलीकास्ट वगैरह डीडी न्यूज और जिसमें भी दिखाता है तो काउंटिंग चालू हो जाती है, 10, 9, 8, 7। तो रॉकेट लॉन्चिंग से पहले क्या होता है, फायरिंग होता है वहां पर, तब रॉकेट कैसा रहता है, रेस्ट में रहता है। तो अगर आप देखेंगे रॉकेट प्रपल्सन या प्रणोदन के पहले या रॉकेट लॉन्चिंग के पहले की अगर हम बात करेंगे तो वेग क्या रहता है, शून्य। वेग कैसा रहेगा, शून्य। पूरा रॉकेट जो है वो एक जगह पर रहता है ना, जो उसका लॉन्चर है उस पर रेस्ट में रहता है। तो अगर संवेग निकालेंगे, संवेग प्रणोदन के पहले, दैट इज मोमेंटम ऑफ रॉकेट बिफोर लॉन्चिंग और बिफोर प्रपल्सन, तो क्या निकल करके आएगा, 0। इसको मैंने मान लिया, दैट इज P1। नाउ डियर फ्रेंड्स, व्हाट हैपेंस दैट एज द गैसोलीन फ्यूल इज स्टार्ट्स बर्निंग, तो यहां से गैसेस निकलते हैं, है ना। नाउ अब देखिए गैसेस का वेलोसिटी किस तरफ है, नीचे की तरफ है। तो मान लिया जो जिस वेलोसिटी से गैस निकल रहे हैं उसको मैंने क्या ले लिया, VG, वेलोसिटी ऑफ गैस। क्लियर है। तो हमको ये पता लगाना है कि रॉकेट का वेलोसिटी कितना होगा, तो मैंने वेलोसिटी का रॉकेट ले लिया VR। अब देखिए इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, लेकिन इसमें हमको बस इतना समझना है इस पिछले वाले एग्जांपल से कि अगर यहां पर हम क्या देख पा रहे थे कि एक भाग जो है लेफ्ट साइड जा रहा था तो दूसरा भाग राइट साइड जाएगा संवेग संरक्षण के हिसाब से। तो वैसे यहां पर क्या हो रहा है, ये रॉकेट कैसा है, पूरा का पूरा रॉकेट के अंदर जो गैस निकल रहे हैं, पेट्रोल वगैरह सब मिला करके, फ्यूल वगैरह सब मिला करके किसमें थे, रेस्ट में थे। अब हो क्या रहा है, इसका एक भाग जो है, कौन सा वाला भाग, फ्यूल वाला भाग, जो गैस के रूप में नीचे की ओर जा रहा है ना। तो जो रॉकेट का दूसरा भाग है, जो पूरा बॉडी है, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किधर जाना चाहिए, उसके विपरीत दिशा में, दैट इज ऊपर की ओर जाना चाहिए। इसीलिए यहां पर VR का जो डायरेक्शन है, VR का डायरेक्शन, VR की दिशा VG के दिशा के विपरीत होगी, VG के विपरीत होगी। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ गैस। ठीक है, तो पूरा डिराइव करने का जरूरत नहीं है, डेरिवेशन तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं, लेकिन एक चीज यहां से हमको यह समझ में आ रहा है कि कोई भी रेस्ट में है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में है, एक्सप्लोजन के बाद अगर उसका एक भाग राइट साइड जाता है तो दूसरा भाग लेफ्ट जाएगा, एक भाग अगर ऊपर जाता है तो दूसरा भाग नीचे जाएगा। कंडीशन क्या है, उसके पहले वो किस में रहनी चाहिए, रेस्ट में रहनी चाहिए, है ना। यहां पर हमने वही लिखा ना नेगेटिव वाले में, क्लियर है। उसी प्रकार से क्या है, रॉकेट भी पूरा का पूरा रॉकेट कैसा था, रेस्ट में था। जैसे ही प्रपल्सन हुआ, प्रणोदन की क्रिया हुई, तो क्या होता है, उसका एक भाग जो है रॉकेट का कुछ हिस्सा, फ्यूल जो है, ईंधन जो है, गैस के रूप में निकल करके नीचे जा रहा है। तो रॉकेट का दूसरा हिस्सा जो बॉडी है वो किधर जाएगा, ऊपर, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। अगर ये राइट जाता तो रॉकेट लेफ्ट जाता। आर यू गेटिंग इट। तो ये यहां पर, तो ये जो है रॉकेट प्रणोदन में अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कौन सा चीज संरक्षित रहता है कहेंगे तो क्या कहेंगे, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत इसमें लगता है। और साथ ही साथ अगर क्वेश्चन में, कई क्वेश्चन में जैसे हमने पहले देखा था न्यूटन थर्ड लॉ का जिक्र था, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ पर भी बेस्ड है ना, क्योंकि रॉकेट गैस पर अगर नीचे फोर्स लगा रहा है तो गैस रॉकेट पर लगाएगा ऊपर। तो ये तो पहले के स्लाइड्स में हम देख चुके हैं। तो रॉकेट प्रणोदन दो चीजों से इसका कनेक्शन है, पहला न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, और दूसरा संवेग के संरक्षण का सिद्धांत, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। After a shell explodes, many pieces fly off in different directions. What is conserved in this situation? एक गोले के फटने के बाद उसके टुकड़े भिन्न दिशाओं में उड़ते हैं। इस प्रक्रिया में
क्या संरक्षित है? तो दोस्तों कहीं भी कोई संघट हो, टक्कर हो, और ये वाला फटने वाला चीज जो हो रहा है एक्सप्लोजन, तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है क्या? एफ एक्सटर्नल यानी बाह्य बल जीरो। और जैसे ही बाह्य बल जीरो होता है तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल आ जाता है? दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। तो संवेग है जो क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। हमेशा समझिए ना, कोई भी चीज जब एक्सप्लोड हो रही है, एक्सप्लोजन हो रहा है, विस्फोट हो रहा है, जैसे अभी दिवाली में आपने फटाका ही फोड़ दिया, तो उस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, केवल और केवल इंटरनल फोर्स, केमिकल रिएक्शंस के कारण वो फूट रहा है। तो कौन सी चीज वहां संरक्षित रहेगी? संवेग संरक्षित रहेगी, मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। और मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं कि उसके फटने के बाद, बॉम्ब के फूटने के बाद उसके 4 हिस्से होते हैं, टुकड़े, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं मगर हमने एक मान लिया। तो अगर एक हिस्सा अगर पूर्व की ओर गया है तो दूसरा हिस्सा किधर जाएगा? पश्चिम। अभी हमने सीखा ना, अगर एक उत्तर की ओर गया है तो तीसरा हिस्सा अगर उत्तर की ओर गया है तो चौथा हिस्सा जो है उसका किधर जाएगा? दक्षिण की ओर। हमेशा एक चीज ध्यान में बांट लेना, एकदम गांठ बांध लीजिए, दिमाग में रख लीजिए कि एक्सप्लोजन के बाद जितने भी फ्रैगमेंट्स हैं जिधर भी भागे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। ठीक है, 2 हैं तो दोनों का वेलोसिटी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे, 4 हैं तो उनका वेलोसिटी कैसा रहेगा? अलग अलग रहेगा। तो इस तरीके से आपको समझना है। चलिए, यहां पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स रखे हैं जो कि आपको अभी जो ट्रेंड चल रहा है उससे रिलेटेड है ये, तो इसको समझना जरूरी है। स्क्रीन को पॉज कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लें, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लें। An object of mass 1 kg traveling in a straight line with velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of combined object. एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से एक सीधी रेखा में चलते हुए विराम अवस्था में रखे 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लकड़ी के गुटके से टकराती है, उसके बाद दोनों साथ साथ उसी सीधी रेखा में गति करते हैं। तो हमको संवेग निकालना है और जो संयोजन के वेग की भी गणना करनी है। तो पहले ना सिचुएशन को यहां पर बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ये पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु, ठीक है। तो एक वस्तु मास कितना दिया हुआ है ना, तो पहले का मास कितना दिया हुआ है देखिए, तो पहले का मास है m1 और जिसको दिया गया है 1 kg। दूसरे का मास कितना है m2 जिसको कितना दिया गया है 5 kg, है ना। मैं कहां से डाटा ले रहा हूं देखिए, ये लिखा है मास 1 kg, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया एन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद वो दूसरे से टकरा रहा है और उसका मास कितना है 5 kg। अच्छा, दोनों के बारे में और क्या चीजें दी गई हैं ये भी देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जिस वेलोसिटी से चल रहा है वो कितना दिया हुआ है, ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इसको मैंने ले लिया u1 और ये क्या हो गया 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसकी जब बात कर रहे हैं हम तो इसको बोला गया है रेस्ट। देख, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, चलते हुए विराम अवस्था में रखे 5 kg द्रव्यमान के एक लकड़ी के गुटके से टकरा रहा है। मतलब दूसरा वाला जो है वो किसमें है, विराम अवस्था में, विराम अवस्था में है, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0। ठीक, क्लियर यहां तक। चलिए, तो ये जो घटना है ये कब की घटना है, बिफोर इंपैक्ट। दिस इज द फिगर, ये जो फिगर मैंने बनाया है यहां पर, दिस इज बिफोर इंपैक्ट का फिगर है ये, ठीक है, टक्कर संघट के पहले का। अब संघट के बाद क्या हो रहा है देखिए, यहां पर साफ लिखा हुआ है स्टिक्स टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर। मतलब लकड़ी के गुटके से टकराती है, उसके बाद दोनों साथ साथ उसी सीधा रेखा में गति करते हैं, है ना। तो ये इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है जो ऐसा ऐसा जा रहा है। अब टकराने के बाद क्या हो रहा है कि ये दोनों साथ साथ उसी दिशा में गति कर रहे हैं, ठीक। तो मैं इसको इधर बना देता हूं, ये ऐसा, ठीक है। हाँ, तो ये जो है वो है तो आखिर इसी लाइन पर ही रहेंगे। तो देखिए इसी लाइन पर वो हैं, मगर अब वो क्या हो गया दोस्तों, साथ साथ गति कर रहे हैं ना, स्टिक ऑफ टुगेदर। क्या बोला है, दोनों एक दूसरे से चिपक गए। कई बार ऐसे होता है, कोई जैसे ट्रक है उसने कार को ठोकर लगाया, तो ऐसा नहीं होगा कि टक्कर खा के कार एकदम से फेंका जाए, है ना। कई बार ऐसा भी देखा गया है
कि जो ट्रक है वो कार को फिर घिसटते हुए आगे ले जा रहा है, मतलब अब दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से, उभयनिष्ठ वेग से आगे बढ़ रहे हैं। तो जो इनका कॉमन वेलोसिटी है उसको मैंने मान लिया v, जो संयोजन का एक वेग है उसको क्या ले लिया v, ठीक है। इसका मास m1 और इसका मास क्या हो गया m2। तो ये जो फिगर हमने बनाया, दिस इज द फिगर ऑफ आफ्टर इंपैक्ट, ये हो गया संघट के बाद की स्थिति। तो पहले स्थिति को समझना जरूरी है। ये द्रव्यमान m1 है, मास m1, ये मास m2, ये स्थिर रखा हुआ है और ये m1 है 1 kg। तो हम ये क्या हुआ, m1 m2 की तरफ बढ़ रहा है, कितने से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये रेस्ट में है, स्थिर है। तो ये इससे जाहिर सी बात है 10 मीटर पर सेकंड से इसकी ओर जा रहा है तो इससे टकराएगा, और टकराने के बाद फिर क्या हो रहा है, दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं और उसी लाइन में आगे बढ़ रहे हैं जिस लाइन में ये जा रहा था। तो लाइन ऑफ मोशन वैसा कैसा है, स्ट्रेट है ना। ये ऐसे स्ट्रेट चल रहे थे, इट इज लाइक ये m2 है मान लीजिए, ये m1 है, ये रेस्ट में रखा है, ये इसकी तरफ आ रहा है, तो ये ऐसा चल रहा है और इसके बाद दोनों एक साथ चल रहे हैं। देखिए ऐसा आया, दोनों फिर एक साथ चल रहे हैं, उसी लाइन पर चल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आफ्टर इंपैक्ट। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे क्या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स कहीं से लग रहा है क्या? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सर m2 में तो फोर्स लगा ना, लेकिन कौन लगा रहा है, m1 लगा रहा है, और उसी टाइम पर m1 पर भी फोर्स लगेगा, m2 लगाएगा, तो न्यूटन थर्ड लॉ हो गया। लेकिन अगर मैं इन लोगों को एक सिस्टम मान लूं, यहां से मैंने क्या ले लिया, इनको मैंने मान लिया एक सिस्टम, तो आप देखिए इस सिस्टम पर कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है। F एक्सटर्नल इस सिस्टम के लिए क्या हो गया है, 0। m1 m2 पर भले लगा रहा है और m2 भी m1 पर लगाएगा, बट बाहर से कोई भी फोर्स इन पर नहीं लग रहा है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि यहां पर क्या संरक्षित रहेगा, संवेग जो है वो संरक्षित रहेगा। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या है कि हम मोमेंटम निकालेंगे, मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट या बिफोर कोलिजन, यानी संघट के पूर्व मोमेंटम, जिसको हमने मान लिया P1। तो दोस्तों ये कितना होगा, देखिए ये पूरे सिस्टम का निकालना है ना, मोमेंटम ऑफ सिस्टम लिखिए, पूरे निकाय का संवेग टक्कर के पहले। तो इस सिस्टम में कितने ऑब्जेक्ट्स, 2 ऑब्जेक्ट्स, तो दोनों के मोमेंटम को ऐड करेंगे, तो इसका मोमेंटम क्या निकल करके आएगा, m1u1 प्लस इसका आएगा m2u2। चलिए m1 की जगह पर रखिए 1, है ना, मात्रक का भी ध्यान देंगे, SI मात्रक में चलना है, जो किलोग्राम है वो SI मात्रक है, SI सिस्टम में है, और वेलोसिटी किसमें 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो u1 हो गया 10, m2 है 5, लेकिन u2 चूंकि वो रेस्ट में था तो ये कितना है 0, तो कितना आ गया, दिस इज 10 kg मीटर पर सेकंड। तो P1 की वैल्यू निकल करके आ गई। ये सारे क्वेश्चन से आप में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगा। अब टकराने के बाद क्या हो रहा है, दोनों के दोनों कॉमन वेलोसिटी v से चल रहे हैं, तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या आ जाएगा, देखिए मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट यानी कि संघट के बाद संवेग कितना है निकाय का, तो ये P2 होगा। तो क्या होगा, m1 के वेलोसिटी कितना है v, दोनों एक साथ एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो ये हो गया m1v प्लस फिर ये क्या हो जाएगा m2v। तो m1 कितना है, यहां से देखिए 1, ये होगा 1v प्लस 5v और ये कितना आ गया 6v। अब बहुत बढ़िया समझने वाली बात कि चूंकि यहां पर क्या बोलना चाहिए, F एक्सटर्नल 0 है, तो यहां पर क्या लग जाएगा, वही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो दोनों मोमेंटम जो P1 और P2 हमने निकाला है वो दोनों कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। तो P1 इज इक्वल टू P2। तो P1 कितना आया था बताइए, P1 आया था दैट इज 10 और P2 कितना आया 6v। तो ये हो जाएगा, यहां से v क्या निकल करके आएगा 10/6, तो 2 5 और ये कितना हो जाएगा 2 3, तो ये आ जाएगा 5/3 मीटर पर सेकंड, और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1.67 मीटर पर सेकंड। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो दोनों किस वेग से चलेंगे, 1.67 मीटर पर सेकंड से चलेंगे दोनों, ठीक है। तो ये है, देखिए तो क्वेश्चन के साथ अगर आप आंसर का अब स्क्रीन वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, a 2000 kg ट्रक ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड, है ना, ठीक है। अब ये जो ट्रक है, लेट अस सपोज
अब मैं ऐसे एक जनरल फिगर बना रहा हूं यहां से, है ना, ये ट्रक है, ठीक है, ये ट्रक है, इसका केजी कितना दिया है, m1 ले लेते हैं इसको, दिस इज 2000 केजी। इसका वेलोसिटी कितना दिया है, दिस इज u1 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। कोलाइड्स विद अ कार पार्क्ड एट ट्रैफिक लाइट। अब दोस्तों यहां पर क्या है, आपके पास एक कार है, तो दिस इज कार, और कार कैसा है, पार्किंग में है। पार्किंग में है मतलब जाहिर सी बात है वो रेस्ट में है, स्थिर है ना, रेस्ट में मतलब स्थिर है। तो इसका मास कितना दिया है कार का, m2 इज इक्वल टू, कुछ दिया है क्या, m2 नहीं दिया है, वही निकालना है। और ये किस में है, रेस्ट में है, तो u2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो देखिए ये स्थिर है कार, और यहां से ट्रक जो है इस तरफ आ रहा है, कार की तरफ आ रहा है। तो ये जो घटना है, ये जो फिगर मैंने बनाया है, दिस इज बिफोर कोलिजन। ये जो फिगर बना संघट के पहले का बना, है ना। अब हम क्या देखेंगे, संघट के बाद। अब देखिए क्या बोल रहा है, आफ्टर द कोलिजन बोथ मूव टुगेदर एट ए स्पीड ऑफ, है ना, ठीक है, टकराव के बाद दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो टकराव के बाद मतलब अब फिगर कैसे बनेगा, देखिए ये टकरा गया, है ना, ये ट्रक है, दिस इज ट्रक, और यहां पर जो कार चुपचाप खड़ा था रोड में, उसको ये ठोक दिया ट्रक वाले ने, है ना। तो ये ऐसा हो गया। लेकिन ठीक है, अब कॉन्सेप्ट लेंगे, कार और ट्रक के डिजाइन में नहीं जाएंगे। अब वो दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं आगे, ये इसको घसीटता हुआ लेकर के जा रहे हैं, और जो दोनों एक साथ आगे चल रहे हैं उसका यहाँ पर वेग दिया हुआ है, कॉमन वेलोसिटी, और वो कितना है, 8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। हमको पूछ रहा है कार का मास क्या है, द्रव्यमान क्या है, वो हमको निकालना है। तो फिर से वही चीज, टकराने के पहले का मोमेंटम, है ना, टकराव के पूर्व संवेग निकाय का, ठीक है। अब निकाय का संवेग मतलब यहाँ निकाय में कितनी चीजें हैं बताइए, यहाँ पर निकाय में कितनी चीजें हैं, यहाँ पर निकाय में 2 चीजें हैं, कौन कौन सी, एक है ट्रक और दूसरा है कार। और एक कैसा निकाय है, वैसे ही वियुक्त निकाय, कोई बाह्य बल नहीं है, बाह्य बल 0, एक्सटर्नल फोर्स इज 0, दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाई, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए तीसरा कहीं और से फोर्स नहीं लग रहा है, ट्रक ही है जो कार पर फोर्स लगा रहा है, और भले फिर कार ट्रक पर लगाएगा न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, बट बाहर से और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो मोमेंटम क्या रहेगा, टकराने के पहले और टकराने के बाद का दोनों का मोमेंटम विल बी कांस्टेंट, सेम, इक्वल, है ना। तो टकराव के पूर्व जो संवेग आएगा दोस्तों, वो क्या निकल करके आएगा, देखिए पूरे निकाय का। तो निकाय में क्या होगा, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ट्रक है और दूसरा क्या है, कार है। तो ट्रक का जो मास दिया है वो 2000 है, उसका स्पीड है 10, कार का मास तो हमको निकालना है, मगर इसका स्पीड दिया है 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, रेस्ट में था ना वो, तो ये आ जाएगा 20,000, दिस इज केजी मीटर पर सेकंड। चलिए बताइए टकराव के पूर्व संवेग, अब क्या लिखते हैं, टकराव के पश्चात संवेग, टकराव के पश्चात संवेग, दैट इज मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो क्या होगा, देखिए ये ट्रक है और ये इसका मास लिया मैंने m2 और इसका मास क्या लिया, m1। तो m1 कितनी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, टकराने के बाद दोनों के दोनों 8 मीटर प्रति सेकंड से जा रहे हैं, और ये भी कितना हो गया, 8। m1 कितना है, 2000 kg, 8, m2 निकालना है और ये कितना है, 8। तो ये हो जाएगा 8 दूनी, दिस इज 16,000 प्लस 8 m2। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बताइए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग मोमेंटम, दोनों के दोनों मोमेंटम क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे, है ना, यानी टकराने के पहले और टकराने के बाद, मतलब मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, जितना टकराने के पहले था उतने ही टकराने के बाद भी रहेगा। तो P1 कितना निकाला हमने, दिस इज एक्चुअली दिस इज P1 और ये क्या है आपका P2। तो P1 आया 20,000 और ये कितना आया 16,000 प्लस 8m2। ठीक है, तो दिस इज 20,000, दिस इज 20,000 इज इक्वल टू 16,000 प्लस 8m2। यहां से दोस्तों क्या हो जाएगा, 8m2 इज इक्वल टू 20,000 माइनस 16 कितना आ जाएगा 4,000, और यहां से m2 निकल जाएगा 500 किलोग्राम। दिस इज द आंसर। m2 मतलब कार का मास कितना आएगा 500 kg। ठीक है, तो स्क्रीन को पॉज करके आप यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, जैसे कि इसका डिस्कशन हमने, मैं आपको पहले भी हम इसका डिस्कशन में ले चुके हैं गन वाला।
तो होता क्या है ना, ट्रिगर प्रेस करने से पहले, समझिएगा, ट्रिगर प्रेस करने से पहले गन केवल हाथ में है और वो किस में है, रेस्ट में है ना, मतलब कि स्थिर अवस्था में है। तो पूरे निकाय का संवेग क्या होगा, 0। क्योंकि हम पहले बहुत सारे ऐसे देख चुके हैं क्वेश्चंस, तो मैं इसको आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि ट्रिगर प्रेस करने से पहले, बिफोर प्रेसिंग द ट्रिगर, बिफोर प्रेसिंग द ट्रिगर, है ना, ये जो ट्रिगर है इसको प्रेस करने से पहले पूरा का पूरा जो गन है भाई, बिना ट्रिगर प्रेस करे थोड़ी वहां से गोली निकल पाएगी, है ना। तो ट्रिगर प्रेस करने के पहले पूरा गन किस में है दोस्तों, रेस्ट में। मतलब उसका वेग कितना है, 0। तो संवेग कितना होगा, वो भी 0 होगा। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, P1 दैट विल बी 0। अब आफ्टर प्रेसिंग द ट्रिगर, आफ्टर प्रेसिंग द ट्रिगर, अब जैसे ही क्या किया, ट्रिगर को यहां से इसको दबा दिया, तो अब क्या हो गया, गोली आगे निकलेगी। और हमने ये देख लिया है कोई भी चीज में कि यहां पर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब ये जो क्या हो रहा है, गन का एक भाग, पूरा सिस्टम लिया था हमने गन और बुलेट्स को मिला करके, जैसे ही ट्रिगर प्रेस किया तो गन का एक भाग जो है, उस सिस्टम के अंदर का एक भाग, एक पार्ट जो कि बुलेट है, गोली, वो आगे जा रहा है। तो अब जो बचा हुआ भाग है वो कैसा आएगा, पीछे। ये वही कॉन्सेप्ट है जो वहां पर हमने रॉकेट वाले में भी लिया था, गैस नीचे जा रहा है तो रॉकेट ऊपर। जब विस्फोट होता है, अगर दो भाग में होता है, विस्फोट के बाद, एक्सप्लोजन के बाद दो पार्ट में एक बॉम्ब जो है अगर टूट जाता है, तो अगर एक पार्ट लेफ्ट साइड जा रहा है तो दूसरा किधर जाएगा, राइट साइड। मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट रहेगा। वैसे यहां पर भी जो बुलेट निकल रहा है इसी सिस्टम के अंदर से निकल रहा है, अगर वो राइट साइड जा रहा है तो जो गन है वो किधर आएगा, लेफ्ट साइड। तो आफ्टर प्रेसिंग द ट्रिगर मैंने मान लिया कि जो गन का वेलोसिटी है, गन का वेग, उसको ले लिया मैंने वीजी। और दोस्तों जो बुलेट है, गोली, उसका वेलोसिटी ले लिया, दैट इज वीबी, है ना। और ये जो गन का मास है इसको ले लिया एमजी, बुलेट के मास को ले लिया एमबी। क्लियर है। तो आफ्टर प्रेसिंग द ट्रिगर गन्स वेलोसिटी, तो इसका वो क्या मतलब मोमेंटम क्या हो जाएगा बताइए, मोमेंटम। तो इस मोमेंटम को हम क्या लेंगे, P2। तो P2 में क्या निकलेगा, पूरे सिस्टम का मोमेंटम है ट्रिगर दबाने के बाद, तो उसमें गन का मोमेंटम भी आएगा mgvg प्लस बुलेट का मोमेंटम भी आएगा, और वो क्या होगा, mbvb। तो दोनों के मोमेंटम को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब देखिए, अब क्या है, यहां पर F एक्सटर्नल 0 है। अच्छा, बाहर से कोई भी फोर्स लग रहा है क्या इस पर, नहीं, है ना। ये जो बुलेट आगे जा रही है वो किस कारण से आगे जा रही है, केवल और केवल अंदर के केमिकल रिएक्शंस के कारण आगे बढ़ करके जा रही है। तो यहां पर भी मोमेंटम कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। मतलब P1 इज इक्वल टू P2। ठीक है, तो P1 क्या निकाला था हमने, ये तो 0 है। P2 क्या है, दिस इज mgvg प्लस mbvb। तो दोस्तों यहां से क्या निकल करके आएगा, देखिए mbvb इज इक्वल टू माइनस ऑफ mgvg, इंप्लाइज दैट vg क्या हो जाएगा, vg इज इक्वल टू माइनस ऑफ mb बाय mg इंटू vb। ठीक है, इस mg को इधर शिफ्ट कर दिया तो mb बाय mg इंटू vb, माइनस को भी इधर शिफ्ट कर दिया। अब यहां से ये निकल करके आ गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब फिर से देखें, यहां पर हमने पूरा निकाला, तो यहां से क्या चीजें समझ में आ रही है, देखिए तो क्या चीजें समझ में आ रही है कि ये माइनस साइन आया ना, तो माइनस साइन आया, ये क्या दर्शा रहा है कि VG और VB का डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा। VG और VB विपरीत दिशा में रहेंगे, विपरीत दिशा में होंगे। मतलब अगर बुलेट आगे की राइट साइड जा रहा है तो गन का वेलोसिटी लेफ्ट साइड। यही हम शुरू से देखते आए हैं दोस्तों कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सिस्टम अगर रेस्ट में है और कुछ भी ऐसा घटना होता है, अंदर एक्सप्लोजन हो रहा है या इस तरीके से कुछ हो रहा है गन वाले केस में, और अगर वो दो भाग में बट रहा है तो दोनों भाग क्या होंगी, विपरीत दिशाओं में जाएंगी। ये हम बहुत शुरू से देखते आ रहे हैं, है ना। तो यहां पर भी, और यही जो VG है इसको हम क्या कहते हैं,
इस प्रोसेस को प्रतिक्षेपण कहते हैं और इस विधि को प्रतिक्षेपित या प्रतिक्षेपण वेग कहते हैं। फॉर इंग्लिश मीडियम फ्रेंड्स दिस इज नोन एज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है रिकॉइल वेलोसिटी का। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, Vg इज इक्वल टू माइनस mb बाई mg इंटू Vv। mb क्या है? बुलेट का मास जो गोली है, mg गन का मास मतलब गन का द्रव्यमान, Vv बुलेट का वेलोसिटी, Vg जो गन का वेलोसिटी। इसलिए क्या है कि है ना, पिक्चरों में तो खैर दिखा देता है कि वो हीरो है, कभी उसने गन पकड़ा नहीं है, लेकिन जब वो AK-47 पकड़ा तो ऐसे चला रहा है जैसे फोर्स के, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जिसका प्रैक्टिस नहीं है, अगर वो मशीन गन यहाँ रख करके चला रहा है तो शोल्डर फ्रैक्चर हो सकता है, क्योंकि बहुत स्पीड से क्या हो रही है, बुलेट्स वहां से रिलीज हो रही है, तो बुलेट आगे जा रही है ना वेलोसिटी से, तो मोमेंटम के कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, गन पीछे आएगा, और जब पीछे झटका देता है यहाँ पर तो क्या होता है कि शोल्डर जो है वो फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो उसको प्रैक्टिस चाहिए, टाइट पकड़ करके रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर रॉकेट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। किसका कंजर्वेशन दोस्तों? मोमेंटम कंजर्वेशन। यही बहुत देर से देखते आ रहे हैं इस चीज को हम। ठीक है, तो संवेग का संरक्षण का सिद्धांत आएगा। नेक्स्ट, अगेन अ 40 ग्राम बुलेट। देखिए, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले आप, है ना, स्क्रीन पॉज कर ली, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में। तो मास ऑफ बुलेट कितना दिया है? दिस इज एक्चुअली 40 ग्राम, है ना। इसको किलोग्राम में कर लेंगे तो 40 बाई 40/1000 ये आ जाएगा केजी। कितना हो जाएगा ये? दिस विल बी 0.04 केजी। फायर्ड हॉरिजॉन्टली, ऐसा हॉरिजॉन्टली रख के कर दिया, फ्रॉम अ गन ऑफ मास 3 केजी। तो गन का मास जो दिया है, द्रव्यमान, है ना, आप देखिए ना, ठीक है, 3 किलोग्राम की एक पिस्टल, तो पिस्तौल का द्रव्यमान कितना गया है? 3 केजी। हैज वेलोसिटी ऑफ 180 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो पिस्तौल से 180 मीटर प्रति, एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। तो वेलोसिटी जो दिया है, सॉरी, इसका गन का नहीं, बुलेट का, वो कितना दिया गया है? 180 मीटर पर सेकंड। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग, है ना, इसे यहाँ पर प्रतिघाती वेग मतलब वही है जिसे हम प्रतिक्षेपण वेग लिखे हैं, वही प्रतिघाती वेग है। ठीक है, रिकॉइल वेलोसिटी। तो अभी क्या लिखा था फॉर्मूला देखिए हमने, Vg इज इक्वल टू कितना लिखा था? माइनस mb vb बाई mg। चलिए यहां पर वैल्यूज को रख देते हैं और बताइए कितना क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो mb ध्यान देंगे, 40 जैसे दिया हुआ है यहाँ पर 40 ग्राम, तो यहाँ पर 40 नहीं रखेंगे, है ना। देखिए, 1 किलोग्राम में है, एक किस में है? ग्राम में। तो सबको एसआई सिस्टम में लाइए। किलोग्राम एसआई सिस्टम में मास का यूनिट होता है, मीटर पर सेकंड ये भी एसआई सिस्टम में मास का यूनिट होता है, लेकिन जो ग्राम है वो एसआई सिस्टम में नहीं है, उसको एसआई सिस्टम में लाएंगे। एसआई सिस्टम मतलब द्रव्यमान का मात्रक जो है वो किलोग्राम में होना चाहिए। एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। ये यूनिट्स वगैरह का जो लेक्चर है वो भी आपको आरआरबी जनरल साइंस के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहां पर यूनिट्स को, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला, वो सबको हमने अच्छे से लिया है। ठीक है, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एमबी की जगह पर चलिए वैल्यूज को रखना चालू करें। दिस इज 0.04, माइनस लगाइए, mg कितना है? 3, और ये vb कितना आया? 180। तो ये कटेगा 60, है ना, और ये कितना निकल करके आएगा? देखिए, दिस इज एक्चुअली 2.4 मीटर पर सेकंड। दिस इज vg। माइनस साइन क्या दर्शा रहा है कि गन का वेलोसिटी बुलेट के वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से कैलकुलेट कर लें। 6 4, हाँ ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगेन सेम पैटर्न में क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। वही है, पिस्तौल का प्रतिक्षिप्त, कभी प्रतिघाती बोल देते हैं, कभी प्रतिक्षेपित, कभी प्रतिक्षेपण, कभी प्रतिक्षिप्त वेग। ठीक है, सब एक ही चीज है। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर भी आप, Vg इज इक्वल टू माइनस mb vb बाय mg। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। मास ऑफ बुलेट कितना है? 30 ग्राम, है ना, 30 ग्राम। तो इसको क्या करेंगे? 30 ग्राम को किलोग्राम में, हाँ, तो क्या होगा? 30/1000 ऐसा आएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा? 3/100, दैट इज 0.03 केजी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.03, माइनस लगेगा। फिर मास ऑफ द गन, गन का जो द्रव्यमान है कितना दिया? 2, तो ये
इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट कितना दिया 150। तो देखिए कितने आसानी से आ जाता है, ये हो गया, यहाँ से कटेगा ये 75 जाएगा, ठीक है। तो दिस इज 3 5 15 21 225, तो ये पॉइंट माइनस, तो आंसर आ जाएगा -0.25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक। नाउ नेक्स्ट, so a bullet of mass 12 gram is fired from a rifle. The bullet takes 0.06 second to move through its barrel and leads with the velocity of 300 meter per second. What is the force exerted on the bullet by the rifle? ठीक है, 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली, तो चलिए, तो गोली का जो द्रव्यमान दिया है बुलेट वो कितना है 12 ग्राम, तो उसको किलोग्राम में करेंगे तो 12/1000 किलोग्राम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, दिस इज 0.012 kg। ये पहला डाटा हमने लिख लिया। एक राइफल से दागा जाता है, गोली इसके बैरल से होकर जाने में कुल इतना सेकंड ले लिया। अच्छा, बैरल क्या होता है, ये गन बनाया है ना, तो गोली यहां पर है पहले, तो ये जो जा रही है ना गोली यहां पर है, ट्रिगर प्रेस करने से आगे जाती है, तो ये जो लेंथ है दिस इज नोन एज बैरल। तो बैरल से बाहर निकलने के लिए कुछ समय ले रहा है ना, बैरल से होकर जाने में कितना समय ले रहा है वो, तो इसको हमने लिया दिस इज 0.006 सेकंड्स, ठीक है। और इसे 300 मीटर प्रति वेग से छोड़ती है, मतलब यहां से जो निकल रही है गोली वो कितने वेग से निकल रही है बताइए, यहां से जो निकल रही है वो निकल रही है 300 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट वो दिया है दोस्तों 300 मीटर पर सेकंड, क्लियर है ना, ठीक है। आपको पूछ रहा है राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल क्या है, तो यहां पर थोड़ा सा न्यूटन का सेकंड लॉ वाला क्वेश्चन है ना। देखिए गोली जो है, तो गोली के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं अच्छे से। गोली शुरुआत में जब तक आपने क्या किया, ट्रिगर को प्रेस नहीं किया है, जो गोली है वो बंदूक के अंदर विराम अवस्था में है, तो गोली का प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। तो दोस्तों ये गोली है, सॉरी, तो यू भी लिख देता हूं, बुलेट कितना है 0। उसके बाद क्या हो रहा है, उसका फाइनल वेलोसिटी जो है, मतलब जब वो बैरल को छोड़ रही है वो कितना है, जिसको हमने लिया है वीबी, उसको क्या लिया है हमने वीबी, वो कितना दिया है दैट इज 300 मीटर पर सेकंड। अब इसको 0 से लेकर के 300 मीटर पर सेकंड जाने में कुछ समय लगा, और वो वही समय है जितने दरमियान वो बैरल के अंदर रहा, तो समय कितना लग रहा है यहाँ पर 0.006 सेकंड, ठीक है। तो गोली पर एक्चुअल में गोली गई आगे कैसे, कौन है जो इस पर फोर्स लगा रहा है, तो भाई गन का जो सिस्टम है वही तो इस पर फोर्स लगा रहा है ना। तो गोली पर चूंकि फोर्स लगा तभी तो वो आगे खसकी, तो गोली पर कितना फोर्स लगा वो कैसे हम पता लगाएंगे, तो वो हम पता लगाएंगे न्यूटन का जो सेकंड लॉ है दैट इज F इज इक्वल टू ma। ये तो हमको पता है ना, जब कोई भी चीज रेस्ट से मोशन में आ रही तो कोई तो फोर्स लगा, वैसे वहां पर गोली जो है बुलेट गन के अंदर रेस्ट में थी, वो मोशन में आके बाहर से निकलती है वेलोसिटी से, इसका मतलब कोई तो फोर्स लगा उस पर जो कि उसको रेस्ट से मोशन में ला रहा है, ठीक है। और वो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू ma। तो ये कौन सा फोर्स है दोस्तों, दिस इज फोर्स exerted on the bullet by the gun, है ना, गोली पर आरोपित बल बंदूक या पिस्टल के द्वारा। तो पिस्टल के द्वारा गोली पर आरोपित बल को हमने क्या मान लिया F, तो F का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू ma। चलिए अब यहां पर देखिए M किसका, देखो फोर्स किस पर लग रहा है, गोली पर, तो M किसका लेंगे, द्रव्यमान गोली का, जो कि कितना दिया हुआ है 0.012। A क्या होता है यहां पर, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, और त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है V माइनस यू बाय टी। चूंकि बुलेट यानी गोली की बात हो रही है तो इसको B लिखा, इसको भी B लिखा। चलिए वैल्यूज रखिए 0.012, बुलेट की अंतिम वेग जो है वो दी है 300, प्रारंभिक वेग 0, और ये है 0.006, क्लियर है। तो ये कैंसल हो जाएगा है ना, ये गुणा ये 2 से जाएगा, ठीक।
अंदर क्या बचेगा देखिए, F इज इक्वल टू, बाहर आया 2 और अंदर बचेगा 300, तो कितना आ जाएगा, दिस इज 600 न्यूटन एंड दिस इज द आंसर डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आंसर कितना निकल करके आया देखिए, ये थोड़ा अलग पैटर्न का क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन आया, इसलिए तो लिया था मैंने इसको यहाँ पर। ठीक है, ये है, तो आप स्क्रीन पॉज करके सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, shot from a rifle, what will be the kinetic energy of the rifle if the rifle comes backwards without stopping? किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होती है? मतलब वो कह रहा है कि भाई ट्रिगर प्रेस किया बंदूक से, है ना, तो गन में ट्रिगर प्रेस किया तो गोली आगे गई, बुलेट आगे गई, और जो गन है हमको पता है रिकॉइल वेलोसिटी के कारण पीछे आती है, तो दोनों में से काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा रहेगा, बुलेट का कि गन का, वो हमको यहां पर निकालना है। काइनेटिक एनर्जी, पहले क्वेश्चन के थीम को समझते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूं, ये इस बार आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अपने टाइप में एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है ये। तो गतिज ऊर्जा लिया, गतिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसको के लिखता हूं, है ना, गतिज ऊर्जा को क्या लिखा मैंने, के, इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। दोस्तों देखिए, ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं पहले के लेक्चर्स में। अगर मैंने यहां पर क्या किया, m से डिवाइड किया यानी भाग दिया और m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हम इसको कर रहे हैं कुछ अरेंजमेंट्स के लिए, तो ये m² v² होगा। अगला स्टेप क्या निकलेगा देखिए, ये k है तो दिस इज 1/2m, और ये हो जाएगा mv का होल स्क्वायर। इसमें भी वर्ग है, इसमें भी वर्ग है, कोष्ठक के बाहर ले लिया, है ना, तो ब्रैकेट के बाहर लेने से क्या होता है कि भाई ये पावर इसमें भी है और यही एक्सपोनेंट इसमें भी है। अब आप बताइए, यहां से m और v का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, p, मतलब मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, द्रव्यमान गुणा वेग संवेग, और स्क्वायर आएगा उसका, तो ये क्या निकल गया, p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, p²/2m। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो कि हम यहां पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो k इज इक्वल टू p²/2m। चलिए दोस्तों, अब इसको देखते हैं। देखिए, ट्रिगर प्रेस करने के पहले जो है ना, ट्रिगर प्रेस करने के पहले आपको पता है गोली क्या है, इसके अंदर में है, तो पूरा का पूरा सिस्टम कैसा है, रेस्ट में है। तो सिस्टम हम किसको लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर, गन और बुलेट, ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसा है, रेस्ट में है। मतलब इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, ट्रिगर प्रेस करने के पहले 0, तो P1 को मैंने क्या ले लिया, 0। अच्छा, अब देखिए ट्रिगर प्रेस करने के बाद क्या होगा, इसको देख लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, ये ट्रिगर प्रेस करने के बाद एक जनरल डायग्राम से समझेंगे, बाकी पहले ये चीज आप समझ चुके हैं। बुलेट जो होगी वो क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो बुलेट जिस वेलोसिटी से बाहर निकल रही है उसको मैंने लिया vb, और इसकी वेलोसिटी आप जानते हैं, बुलेट आगे जा रही है, एक भाग आगे जा रहा है, तो दूसरा गन जो है वो कैसे आएगा, पीछे आएगा। पूरे स्लाइड्स में हमने यही तो देखा है ना कि भाई ये सिस्टम था, सिस्टम से एक हिस्सा अलग हो रहा है, आगे जा रहा है, तो बचा हुआ हिस्सा पीछे आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका वेलोसिटी कितना लिया, vb। तो ट्रिगर प्रेस करने के बाद का जो मोमेंटम आएगा वो कितना आएगा, उसको हमने ले लिया अगर P2, तो कितना होगा बताइए, तो दिस इज mvvb प्लस mgvg। अच्छा, अब बुलेट गन वाले केस में हम क्या देखते थे कि भाई ट्रिगर प्रेस करने के पहले का मोमेंटम और ट्रिगर प्रेस करने के बाद का मोमेंटम कैसा है, 0। यही तो पूरे स्लाइड्स में हमने देखा आज के लेक्चर में, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू P1, इंप्लाइज दैट mvvb प्लस mgvg, और ये क्या निकल करके आएगा, 0। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो यहां से देखिए mvvb इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस mgvg। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, ये जो mv है ये है बुलेट का मास और vb है बुलेट का वेलोसिटी, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, किसका मोमेंटम बनाएगा, ये इस बुलेट का मोमेंटम। तो ये आ रहा है मोमेंटम ऑफ बुलेट, मोमेंटम ऑफ बुलेट, क्लियर है। अच्छा, इसको देखेंगे आप mgvg, ये किसका मोमेंटम बना रहे हैं, तो ये माइनस साइन लगाएंगे, तो मास ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ गन, तो ये किसका बनाएगा। अच्छा, एक चीज यहां पर मैंने vb लिख दिया है, ये एक्चुअल में vg होगा। अब देखें, मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, ये किसका मोमेंटम बनाएगा, मोमेंटम ऑफ
गन, मतलब गन का संवेग। ठीक है, तो ये देखिए यहां से इसको मैंने लिखा बुलेट का मोमेंटम मतलब गोली का मोमेंटम, और ये आ जाएगा किसका मोमेंटम, गन का मोमेंटम। तो ये दोनों के दोनों कैसे हो गए आपके, देखिए बराबर आ रहे हैं। माइनस साइन केवल ये दर्शा रहा है कि उनकी दिशाएं विपरीत हैं। ठीक है, अब देखें अगर हम निकालते हैं, क्वेश्चन में पूछा था किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा, तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी बुलेट का निकालता हूं, दिस इज गोली का गति ऊर्जा, गोली की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। तो दोस्तों ये कितना निकल करके आएगा, अभी हमने ऊपर देखिए क्या निकाला है, पी स्क्वायर बाय 2m, तो क्या हो जाएगा पी बी स्क्वायर बाय 2m। इसी प्रकार से अगर निकालते हैं गन या पिस्टल, है ना, पिस्टल का गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन, गतिज ऊर्जा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन, तो क्या निकल करके आएगा पीजी स्क्वायर बाय 2m। क्लियर है। अब आप मुझे बस इतना बता दें, यहां से अगर देखिए अगर ये 100 है तो ये क्या होगा -100, ये 200 है तो ये क्या हो जाएगा -2, मतलब ये केवल ये दर्शा रहा है कि उनकी दिशाएं विपरीत हैं, लेकिन दोनों का परिमाण तो समान है ना, मैग्नीट्यूड तो सेम है। इसलिए यहां से क्या होगा, पीबी और पीजी दोनों के दोनों कैसे हैं आपके, समान है। तो मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूं, समझिएगा कि अगर मैं मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड परिमाण, और पीजी की बात करूं तो दोनों कैसे हैं, समान हैं, और उस समान वैल्यू को मैंने क्या मान लिया, पी मान लिया। क्या मान लिया, पी। दोस्तों समझिएगा ये वैल्यू 100 आ रही है तो कितनी आएगी, -100। तो ये माइनस साइन केवल ये दर्शा रहा है यहाँ पर कि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, परिमाण, वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी होगा पी स्क्वायर बाय 2m, और ये भी क्या हो जाएगा, दिस इज पी स्क्वायर बाय 2m। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली बात, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट है तो यहाँ पर क्या आएगा, मास ऑफ बुलेट। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन है तो यहाँ पर क्या आएगा, मास ऑफ गन। अब देखें केबी और केजी को हमको तुलना करना है, तो तुलना कैसे करते हैं समझिएगा। यहां पर आप इसको ऑब्जर्व करें, क्या दोनों के लिए P समान है, हाँ जी P समान है, दोनों के लिए 2 समान है, 2 भी समान है। तो ये क्या निकल करके आ रहा है, यहां से K जो है वो आ रहा है द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपात। देखो K ऊपर है तो K ऊपर लिखा, M नीचे है तो M नीचे लिखा, K ऊपर तो K ऊपर, M नीचे M नीचे। अब आप बोलेंगे सर पी स्क्वायर बाय 2 को क्यों नहीं लिखे, तो ये टेक्निक है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं पता लगाने का, कि यहां से जो कांस्टेंट वाली चीजें हैं उसको हटा दीजिए, और जो चीजें बदल रही हैं दोनों में, है ना, जैसे यहां पर हमको काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करना था ना, तो दोनों का पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिख लिए। अब ये देखेंगे फॉर्मूला में कांस्टेंट कौन है, तो पी स्क्वायर और 2 कांस्टेंट थे, दोनों जगह पर सेम थे, नहीं बदल रहे थे, तो उनको नहीं लिखना है। ठीक है, और इज इक्वल टू की जगह क्या लगा दीजिए, ये चिन्ह, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी वाला चिन्ह, जो समानुपात वगैरह बोलते हैं उस तरीके का चिन्ह। और ये कैसा संबंध आ रहा है m के साथ, देखिए m नीचे था इसने m को क्या रखा, नीचे रखा, तो ये कैसा संबंध है, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात ये मैंने पहले के लेक्चर्स में भी बताया है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन। इससे क्या पता चलता है दोस्तों, कि जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ते जाएगा गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी। जैसे दिन की लंबाई और रात की लंबाई, अगर दिन की लंबाई बढ़ रही है तो रात की लंबाई कम हो रही है, तो दोनों का संबंध कैसा है, इनवर्स रिलेशन, दैट इज व्युत्क्रमानुपात संबंध। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ कैसा संबंध है, इनवर्स रिलेशन है। तो जिसका मास ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी कम, तो हमको पता है मास किसका ज्यादा होगा, तो मास ज्यादा होगा गन का, है ना, मास किसका ज्यादा होगा, गन का। तो मास ऑफ गन इज ग्रेटर देन मास ऑफ बुलेट। इसीलिए क्या निकल करके आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। ठीक है, जिसका मास कम उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, इसका मतलब ये होता है 1/m, है ना, व्युत्क्रमानुपात संबंध बोलते हैं। ठीक है, तो ये बड़े ध्यान से देखिएगा। और आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि भाई ये दोनों चीज कांस्टेंट है, तो जिसका हर यानी जिसके डिनोमिनेटर में वैल्यू ज्यादा रहेगी वो एक्चुअल में कम आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा कि 2/100, और मैंने एक जगह लिखा K1 लिखा और K2 को लिखा मैंने 2/200, तो कौन सी वैल्यू कम आएगी,
तो जहां का देखो कांस्टेंट है ऊपर वाला, न्यूमरेटर जो है अंश समान है दोनों में, तो हर को देखेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे, तो क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा उसकी वैल्यू कम, है ना। तो यहां पर डिनोमिनेटर किसका ज्यादा आएगा, ये मास ऑफ बुलेट है और मास ऑफ गन है। तो बुलेट तो बहुत हल्की रहती है और गन तो भारी रहती है, तो जो चीज भारी होगी उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा दोस्तों, कम आएगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था ये भी अपने आप में, और ये बिल्कुल आने का चांस है क्योंकि अपने आप में अलग प्रकार का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको भी आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।